अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस पर डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स, आज हम होम्योस्टेसिस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और उस पर लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, यानी प्लांट्स में किस तरह अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या इंटरनल कंडीशंस हैं उनको किस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने 3 बड़े प्रोसेस पढ़े थे जिनके जरिए जो प्लांट्स थे वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे थे, यानी अपना इंटरनल कंडीशंस जो थी उनको मेंटेन कर रहे थे। पहला प्रोसेस हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह जो अपना सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको किस तरह पौधे मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, यानी प्लांट्स किस तरह अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन, यानी प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या एक्सेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको एक्सक्रीट करना होता है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको किस तरह पौधे जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स किस तरह होती है, यानी एनिमल्स जो है, जो जानवर है या एनिमल में ये सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक जो एक्वेटिक हो यानी पानी में जो चीजें रहती हैं या इस तरह जो जमीन में जो चीजें रहती हैं, ये सारी जो है इनको हम एनिमल में शुमार करते हैं। इन सबको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा जो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के लेक्चर्स में। आज हम इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब एनिमल्स किस तरह अपने अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या उनकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको किस तरह मेंटेन करते हैं, ये आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, यानी किस तरह जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर सॉल्यूट और वाटर की तादाद को किस तरह मेंटेन करते हैं, ये हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स लाइक प्लांट्स, यानी ये कह रहे हैं कि जिस तरह प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, यानी सॉल्ट और वाटर की जो लेवल है उसको मेंटेन करते हैं जिस तरह पौधे, इसी तरह एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये कह रहे हैं जिस तरह पौधे जो थे, हमने ये डिस्कस किया था कि पौधे जो थे वो एक्वेटिक यानी पानी वाले पौधे भी थे, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पानी वाले पौधे थे वो पानी में यानी फ्रेश वाटर में भी रह रहे थे, यानी मीठे पानी में भी रह रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि वो मैरीन वाटर में भी किस तरह जो पौधे रहते हैं वो किस तरह रह रहे थे, ये सब हमने डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह जो पौधे हैं जो जमीन पर रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है यानी जो जमीन पर रहते हैं, वो किस तरह अपना ऑस्मो रेगुलेशन यानी सॉल्यूट और वाटर का जो लेवल है या सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको किस तरह मेंटेन करते हैं। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्लांट्स का डिस्कस किया था कि प्लांट्स पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, इसी तरह जो जानवर हैं या एनिमल्स हैं वो भी कहाँ रहते हैं, वो भी जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनके माहौल के लिहाज से देयर सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, यानी कि ये कह रहे हैं कि उनके माहौल के लिहाज से उनका भी वाटर और सोल्यूट के जो मिकदार है उसका बराबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। अगर वाटर की तादाद सेल्स में बढ़ जाए या एनिमल्स के जो सेल्स हैं उनमें अगर बढ़ जाए तो सेल्स फूल जाएंगे, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हो गए वो मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। सो स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं कि जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली यानी मुसलसल उनको उनके सेल्स को लीव भी कर रहा होता है, यानी छोड़ भी रहा होता है और उनके अंदर इंटर भी हो रहा होता है सोल्यूट के साथ। अब सोल्यूट क्या होता है? सो स्टूडेंट, सोल्यूट वो चीज है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, यानी अब जैसे हम मिसाल के तौर पर अब जैसे कोई अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, तो हम यानी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है।
हम उस सॉलिड को जो है सोल्यूट कह सकते हैं। लेकिन ये शर्त नहीं है कि हर वक्त सोल्यूट जो है वो सॉलिड ही होगा। सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, इसी तरह लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि सोल्यूट जो है वो सॉलिड की फॉर्म में हो। बस आपने ये याद रखना है कि सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, यानी उसमें मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाटर एंड सोल्यूट इन कांस्टेंट क्वांटिटी में होना चाहिए, वरना जो सेल के अंदर जो वाटर होता है वो लीक भी कर रहा होता है और अंदर भी आ रहा होता है। तो इस वजह से उनको क्या करना चाहिए, इस वजह से उनको मेंटेन करना जरूरी है। पहले ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके जो सेल हैं उन सेल्स के अंदर पानी मूव कर रहा होता है और लीक भी कर रहा होता है, यानी उनके अंदर से निकल भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। सो उनका जो अंदर का माहौल है उसको मेंटेन करना जरूरी है, यानी उनका वाटर और सोल्यूट की जो मिकदार है उसका बराबर करना जरूरी है। अगर वो बराबर नहीं की जाएगी तो क्या होगा, तो उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है या उसको बहुत नुकसान होगा। सो स्टूडेंट, अब सबसे पहले जिस तरह हमने पौधे में डिस्कस किया था कि पौधे जो पानी में रहते हैं वो किस तरह अपना ऑस्मो रेगुलेशन यानी अपना सोल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद को किस तरह वो मेंटेन करते हैं, या सॉल्ट और वाटर की तादाद को वो किस तरह अपना मेंटेन करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो एनिमल है वो किस तरह यानी पानी के माहौल में अगर वो रहते हैं, पानी में वो रहते हैं, तो वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। सो स्टूडेंट, ऑस्मो का मतलब होता है, ऑस्मो से मुराद यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस वो अमल है जिसमें क्या होता है, जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से क्या होता है कि वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ क्या करता है, वाटर मूव करता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाता है। और रेगुलेशन से मुराद क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन यानी ऑस्मोसिस के जरिए क्या करना, मेंटेन करना, चीजों को मेंटेन करना, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं द एक्वेटिक कंडीशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्वेटिक कंडीशन है यानी जो माहौल है, पानी वाला जो माहौल है ऑर्गेनिज्म का, उसको हमने जो उसके अंदर सॉल्ट की प्रेजेंट है यानी जो उसके अंदर नमक प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया है। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो कि मीठे पानी में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि मैरीन वाटर में रहते हैं यानी खारे पानी में रहते हैं। ये यही कह रहे हैं जिसमें लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पाया जाए, यानी वो वाटर जिसमें लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो, जिसमें सॉल्ट की तादाद कम हो, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और वो पानी जिसके अंदर सॉल्ट की तादाद ज्यादा हो, उसे हम मैरीन वाटर यानी खारा पानी कहते हैं। सो ये कह रहे हैं कि इन दोनों कंडीशंस में जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं या डिफरेंट अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह फ्रेश वाटर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, यानी फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह ऑस्मोसिस के जरिए अपना वाटर और जो सोल्यूट का लेवल है या सॉल्ट का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। अब स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशंस इनसाइड देयर बॉडी। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स होते हैं यानी मीठे पानी वाले जानदार होते हैं, उनके अंदर की जो कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर ये हाइपरटोनिक क्या होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, हाइपर से मुराद ज्यादा होती है, टॉनिक। अब हाइपरटोनिक के यहाँ पे हाइपरटोनिक से मुराद ये है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कंडीशन उसको कहा जाता है जिसमें क्या हो, जिसमें सॉल्ट की तादाद ज्यादा हो या सोल्यूट की तादाद जिस सॉल्यूशन में ज्यादा हो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की तादाद ज्यादा पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की तादाद कम पाई जाए, सॉल्वेंट की तादाद ज्यादा हो, उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो यानी कम, सोल्यूट की तादाद अगर एक सॉल्यूशन में कम पाई जाए तो हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
और इसी तरह अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद बराबर पाई जाए एक सॉल्यूशन के अंदर तो हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये तीनों आपने सॉल्यूशन के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक ये भी इस्तेमाल होता रहेगा। हाइपरटोनिक से मुराद क्या है, यानी जिस सॉल्यूशन में या जिस इन्वायरमेंट में क्या हो, सॉल्यूट की तादाद ज्यादा हो उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। और हाइपोटोनिक किसे कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट की तादाद कम हो और सॉल्वेंट की तादाद ज्यादा हो। आइसोटोनिक किसे कहेंगे, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद बराबर हो। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स होते हैं, यानी जो मीठे पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनका जो कंडीशन होती है, उनकी जो बॉडी के अंदर कंडीशन होती है, वो हाइपरटोनिक होती है। हाइपरटोनिक से मुराद यानी उनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा पाया जाता है। फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या चीज ज्यादा पाई जा रही है, उनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा पाया जा रहा है। अब क्यों पाया जा रहा है ये भी अभी बताएंगे। सो दे ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ H2O एंड लॉस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जो है वाटर मूव करता है। अगर नहीं बताया तो अभी बता दिया है आपको कि लो कंसंट्रेशन, लो यानी कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, जहां पर ज्यादा सॉल्यूट मौजूद होता है, वहां पर क्या करता है, वाटर मूव करता है। यानी लो कंडीशन से हाई कंडीशन की तरफ क्या चीज मूव करती है, वाटर। अब क्या बात है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन सी कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन है। यानी जो उनके अंदर का माहौल है उसमें सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स, उनके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है और जो फ्रेश वाटर है यानी मीठा पानी है, इससे आपको समझ आ रही है कि उसके अंदर सॉल्ट की तादाद जो है वो क्या है, कम है। अंदर जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं उनके अंदर सॉल्यूट की तादाद या सॉल्ट की तादाद क्या है, ज्यादा है, और बाहर जो पानी है उसके अंदर सॉल्ट की तादाद कम है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की तादाद कम है और जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं उनके अंदर सॉल्ट की तादाद ज्यादा है। सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जब वाटर जो होता है वो वाटर जहां पर सॉल्यूट की तादाद ज्यादा होती है उस तरफ मूव करता है, राइट। तो अब जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, यानी जिनके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है और बाहर फ्रेश वाटर है जिसमें सॉल्यूट की तादाद कम है, तो बाहर वाली जगह से जो वाटर होता है यानी कम सॉल्यूट वाली जगह से वो हाई सॉल्यूट वाली जगह की तरफ मूव करता है। सो ये क्या कह रहे हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ ये मसला रहता है कि वो फ्लड ऑफ H2O, फ्लडिंग ऑफ H2O, यानी वो उनके अंदर जो है पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। स्टूडेंट, फ्लड से मुराद होता है सैलाब, यानी उनके अंदर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। एक किस्म का हम कह सकते हैं कि सैलाब की कंडीशन उनके अंदर हो जाती है। यानी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है तो पानी बाहर से मूव करके अंदर की तरफ आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये एक मसला उनके साथ पेश आता है। और दूसरा मसला उनके साथ ये पेश आता है कि जो उनका लॉस ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट हो जाता है, यानी जो अब जाहिर बात है कि पानी बाहर से मूव करके अंदर की तरफ आ रहा है, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है और हाई कंसंट्रेशन में वो आकर क्या करेगा कि वो सॉल्ट जो अंदर प्रेजेंट होगा उसको भी वो अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा, जिससे क्या होगा, उनके अंदर लॉस ऑफ सॉल्यूट, ये कह रहे लॉस ऑफ सॉल्ट, यानी इनके अंदर दो प्रॉब्लम बनती है। एक तो मसला ये बनता है कि उनके अंदर जो वाटर होता है वो ज्यादा मूव करने लग जाता है, और दूसरा कि उनके अंदर जो सॉल्ट की तादाद होती है वो कम रह जाती है। ये दो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। अब इन प्रॉब्लम को वो किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी ये बताएंगे। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो जानदार रहते हैं पानी के अंदर वो दो किस्म के होते हैं, यानी दो किस्म के जानदार पानी में रहते हैं और वो दो किस्म के जानदार अलग अलग तरीके से अपना जो उनके अंदर पानी आ रहा है उसको यानी वापसी भेजते हैं या उसको रोकते हैं या उनको मेंटेन करते हैं। और जो उनके अंदर से लॉस ऑफ सॉल्ट हो रहा है यानी उनके अंदर से जो नमक निकल रहा है उसको वो रोकते हैं। वो कितने किस्म के एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं? दो किस्म के एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, यानी फ्रेश वाटर में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक वो जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर से मुराद यानी एक सेल से जो मिलकर रहते हैं, जो मिलकर बने होते हैं,
वो पानी में रहते हैं फ्रेश वाटर में, या फिर मल्टी सेलुलर से मुराद यानी बहुत सारे सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना होता है वो पानी में रहता है। ये कह रहे हैं कि दो किस्म के ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, या एक सेल वाले या बहुत सारे सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रह रहे होते हैं। अब दो कंडीशन थी, यानी उनके अंदर पानी ज्यादा मूव कर रहा था और उनके अंदर लॉस हो रहा था सॉल्ट का। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर कम सेल वाले, एक सेल वाले, और मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल वाले, ये किस तरह मेंटेन करते हैं। यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यानी जो एक सेल से मिलकर बने वो किस तरह मेंटेन करते हैं, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, जब अमीबा आपने पढ़ा था तो उसमें आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आपने स्टडी किया होगा। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली अमीबा के अंदर एक ऑर्गेनील है, अमीबा के सेल के अंदर एक ऑर्गेनील है जो प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनील को आप समझते होंगे कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनील्स बोलते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एक ऑर्गेनील है, यानी ये एक सेल में पाया जाता है, ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है कि ये क्या करता है, ये जो एक्सेस वाटर उस सेल के अंदर प्रेजेंट हो, जो साइटोप्लाज्म में अगर ज्यादा पानी मौजूद हो तो ये उसको ले लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है या अपने अंदर ले लेता है उसको, और उसको अपने अंदर लेने के बाद उसको बाहर माहौल में भेज देता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, जो एक्सेस वाटर साइटोप्लाज्म में, यानी जो सेल का जो अंदर का फ्लूइड है उसके अंदर जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होगा उसको वो क्या करेगा, उसको वो अपनी तरफ जज्ब कर लेगा या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपनी तरफ बंद कर लेगा, बंद करके वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा उस पानी को अपने से बाहर निकाल देगा, यानी उस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल देगा। इस तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपने अंदर का बचाव करते हैं। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी उनके अंदर मूव करके आ रहा है उसको अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसको उसके अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं बाहर माहौल में। अब बात आती है कि जो लॉस ऑफ सोल्यूट, यानी उनके अंदर जो पानी की कमी वो किस तरह रोक, यानी सॉल्ट की कमी वो किस तरह बचाते हैं। अब वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जब पानी बाहर से मूव करके आ रहा था उस पानी में वाटर की तादाद भी होती है और थोड़ा बहुत सॉल्ट भी प्रेजेंट है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को क्या करता है, ले लेता है और उसको बाहर माहौल में भेज देता है, जबकि जो सॉल्ट की तादाद होती है वो साइटोप्लाज्म में रहती है, यानी वो उसको बाहर जाने नहीं देता, सॉल्ट को अंदर ही रहने देता है और जो वाटर होता है उसको बाहर मूव कर देता है ताकि अंदर का जो माहौल है वो क्या रहे, वो ताकि वो अपने सॉल्ट और जो वाटर की तादाद है उसको मेंटेन कर सके। अगर वो सॉल्ट को बाहर निकाल देगा तो बाद में उसको बड़ी मुश्किल होगी, इस वजह से वो सॉल्ट को अपने अंदर ही रोके रखता है और क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और पैरामीशियम ये दो एग्जाम्पल है किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन यानी सॉल्ट और वाटर का इस तरह बैलेंस कर रहे हैं। किस तरह, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर रहे हैं और सॉल्ट को बाहर जाने नहीं दे रहे। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जानदार जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो किस तरह अपना सॉल्ट जो वाटर उनके अंदर मूव कर रहा है उससे बचत करते हैं या उससे अपना बचाव करते हैं, और जो उनके अंदर से सॉल्ट बाहर की तरफ जा रहा है वो किस तरह उसको बचाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से जो मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो पानी आ रहा होता है क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट की तादाद ज्यादा है, हाइपरटोनिक है, तो बाहर से जो पानी उनके अंदर मूव कर रहा होता है वो क्या करते हैं, वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, वो डाइल्यूट यूरिन के जरिए उस एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं। डाइल्यूट से मुराद ये होती है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या हो, पानी की हो या ज्यादा तादाद सॉल्वेंट की हो, और यूरिन तो आप समझते हैं कि यूरिन बेसिकली स्टूडेंट्स पेशाब को कहते हैं। तो वो डाइल्यूट यूरिन करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर से क्या निकालते हैं,
पानी निकालते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि वो अपना सॉल्ट और वाटर की तादाद को मेंटेन कर सकें। अब जो पानी उनके अंदर मूव करके आ रहा था, उन्होंने डाइल्यूट यूरिन यानी ज्यादा से ज्यादा तादाद उसमें पानी की है जो मूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो उसके अंदर सॉल्ट होगा, जो थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है वो अपने अंदर, यानी सॉल्ट उनके अंदर रहता है, और जो पानी उनके अंदर मूव कर रहा होता है वो क्या करते हैं, पानी को सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट यूरिन को निकाल देते हैं ताकि, और सॉल्ट को जो है अपने अंदर रख लेते हैं ताकि सॉल्ट हमें आगे जरूरत पड़े। इस तरह वो अपना क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसमें कहना है कि लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपेंसेटेड, यानी ये सॉल्ट की बात कर दी, पहले वाटर की बात की कि वाटर को अपने डाइल्यूट यूरिन के जरिए निकाल देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि लॉस ऑफ सॉल्यूट यानी जो उनके अंदर सॉल्ट की कमी हो रही होती है, इज कंपेंसेटेड, कंपेंसेटेड से मुराद होता है पूरा करना, इज कंपेंसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर पानी तो मूव कर रहा है जिसको ये डाइल्यूट यूरिन के जरिए निकाल रहे हैं। अब इनको सॉल्ट भी चाहिए जिससे ये क्या करें, अपना मेंटेन कर सके। तो ये जो सॉल्ट होता है ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली से मुराद, एक्टिव से मुराद होता है कि एनर्जी हासिल करके चीज को लेना, उसको एक्टिव कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, और एनर्जी हासिल करके अपने माहौल से जो क्या होता है, क्या चीज लेते हैं, सॉल्ट को लेते हैं, और उस सॉल्ट को लेकर अपनी तादाद जो सॉल्ट की होती है उसको पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट, लॉस ऑफ सॉल्यूट इज कंपनसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन, यानी अगर मछलियों की अगर बात की जाए तो मछलियों के गिल्स यानी जो उनके गल फड़े होते हैं, जो आपने देखा होगा जब मछलियां तैरती हैं तो उनके नीचे की तरफ होते हैं जो यूं बाहर की ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसी के जरिए वो सांस भी लेती हैं, और वही जो गिल्स होते हैं उनके जरिए क्या होता है, एक्टिवली यानी एनर्जी देके सॉल्ट के जो आयंस हैं, जैसे सोडियम हो गया या क्लोराइड हो गया, बेसिकली गिल्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या इनकी जो इनके पास एक टिश्यूज की लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लोराइड आयन कहा जाता है। वो क्या, क्लोराइड आयन जो है सोडियम को अपनी तरफ खींच लेते हैं पानी के अंदर से एनर्जी देकर, वो जो सोडियम आ जाता है, फिर इस तरह क्या करते हैं, सॉल्ट की तादाद अंदर मेंटेन की जाती है। सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा NaCl, NaCl किसका फॉर्मूला है, सॉल्ट का। सो इस तरह ये क्या करते हैं, अपना मेंटेन करते हैं सॉल्ट की तादाद को। एज वेल एज यूज ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, यानी एक तो ये ऐसे करते हैं कि सॉल्ट को बाहर से ले लेते हैं, यानी एक्टिवली लेते हैं, एनर्जी देकर लेते हैं, और दूसरा ऐसे करते हैं कि सॉल्ट कंटेनिंग फूड यानी ऐसी ग़िज़ा खाते हैं, ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर सॉल्ट की तादाद हो, और उससे ये अपना सॉल्ट का जो लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट, अब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल नहीं दी हुई थी तो मैंने आपको दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एग्जांपल में फ्रेश वाटर में मछलियां जो है रोहू फिश आ जाती है, रोहू, और कैट फिश और कार्प फिश आ जाती है। अब ये रोहू की एग्जांपल ये वाली फिश है, ये वाली जो एग्जांपल है ये रोहू है, ये वाली एग्जांपल जो कैट फिश है, और इसके साथ साथ ये वाली जो एग्जांपल है ये वाली, ये कार्प फिश की एग्जांपल है। सो इसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, यानी एम्फीबियंस उन जानदारों को कहा जाता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और उसके साथ साथ वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड से मुराद ऐसे जानदारों को कहा जाता है जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, अपने माहौल के साथ वो रहते हैं, यानी अपने माहौल के साथ वो अपना टेम्परेचर माहौल के हिसाब से रखते हैं, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। एम्फीबियंस वो जानदार होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, दैट लिव इन वाटर ड्यूरिंग देयर जुवेनाइल स्टेज एंड ऑन लैंड एज अडल्ट, यानी ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये पानी में भी रहते हैं और माहौल यानी बाहर जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है यानी जो जमीन पर भी ये रहते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज्यादातर एम्फीबियंस जो अपना जवानी का स्टेज होता है यानी जुवेनाइल स्टेज यानी अभी बचपने का जो स्टेज होता है वो पानी में गुजारते हैं, और अडल्ट स्टेज यानी जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो अपना स्टेज कहां पर बिताते हैं, कहां पर रहते हैं, तो वो वहां पर वो अपने उसमें रहते हैं यानी अपने टेरेस्ट्रियल कंडीशन में
जमीन पर रहते हैं, लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर। बेसिकली स्टूडेंट सैलमेंडर आपने देखा, पता नहीं देखा है या नहीं, नाम सुना है आपने, नहीं। सैलमेंडर एक मछली की तरह, मछली नहीं सॉरी, छिपकली की तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम सैलमेंडर होता है। और फ्रॉग आप देख सकते हैं, फ्रॉग और सैलमेंडर की एग्जांपल दी हुई है। ये एम्फीबियंस है, यानी इनकी वर्टिब्रेट होती है, इनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, और उसके साथ साथ ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये पानी में रहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या है कि बाहर आकर जमीन पर रहते हैं। सो स्टूडेंट, इसके बाद अब यहां पर एक और एग्जांपल दी हुई थी कि जो इनवर्टिब्रेट्स, यानी जो एग्जांपल दी हुई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, उनमें फ्रेश वाटर की मछलियां आ जाती हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें हाइड्रा, प्लेनेरिया और डेफनिया ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। अब ये हाइड्रा और प्लेनेरिया, और ये सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन ये दिख रही है, पहली जो है, पहली ये वाली जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये हाइड्रा की है, ये प्लेनेरिया की है, और ये डेफिन की है। सो स्टूडेंट, ये आप वहां से देख लीजिएगा। और इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल, यानी हमने अभी ये डिस्कस किया कि जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछलियां हैं, फ्रॉग है या एम्फीबियंस है, इस तरह जो हमने चीजें डिस्कस करी, ये किस तरह अपना जो कंडीशन है उसको मेंटेन करते हैं, किस तरह अपना इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जरिए अपना सोल्यूट और सॉल्ट की तादाद को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि मैरीन एनिमल यानी वो जानदार जो खारे पानी में रहते हैं, वो किस तरह अपना वाटर और सोल्यूट की तादाद को मेंटेन करते हैं। अब स्टूडेंट, यूजुअली मैरीन एनिमल यानी ज्यादा तौर पर या आम तौर पर जो खारे पानी के जानवर हैं या एनिमल्स हैं, है हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी उनके पास कौन सी कंडीशन होती है, हाइपो मीन यानी सॉल्ट की तादाद कम है, और कंडीशन यानी इनके पास सॉल्ट की तादाद कम होती है इनके अंदर, ठीक है, नो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। अब हाइपोटोनिक इन्होंने बता दिया है कि हाइपोटोनिक से मुराद क्या है कि कम सॉल्ट की तादाद है जो इनकी बॉडी में पाई जाती है। जबकि हमने फ्रेश वाटर में पढ़ा था कि उनके अंदर हाइपरटोनिक यानी उनके अंदर सोल्यूट सॉल्ट की तादाद ज्यादा थी, और वाटर की तादाद यानी बाहर जो वाटर था उसके अंदर जो सॉल्ट की तादाद थी कम थी। जबकि इधर बात की जाए तो इधर जो ऑर्गेनिज्म है, जो खारे पानी वाले जानदार है, उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, यानी उसमें सोल्यूट की तादाद कम है, और जो उनके माहौल का जो वाटर है उसमें सॉल्ट की तादाद ज्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि बट सम मैरीन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मैरीन यानी खारे पानी वाले एनिमल्स ऐसे हैं, डेवलप हाइपोटोनिक हाई सॉल्ट और आइसोटोनिक, यानी ये कह रहे हैं कि अपने कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, कुछ के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन यानी सॉल्ट की तादाद कम होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन रखते हैं यानी सॉल्ट की तादाद ज्यादा रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आइसोटोनिक कंडीशन रखते हैं यानी अपने माहौल के साथ अपनों को भी, अपने माहौल के साथ जो उनका अपना अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको भी क्या करते हैं, उसके अंदर सॉल्ट की तादाद जितनी जिस तरह उनके माहौल में प्रेजेंट होती है उस तरह वो उसको भी अपने अंदर रखते हैं। यानी तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है जो मैरीन एनिमल्स हैं, उनमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है, या तो वो अपने अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन रखते हैं, सॉल्ट की तादाद कम रखते हैं, या सॉल्ट की तादाद ज्यादा रखते हैं, या फिर इक्वल सॉल्ट की तादाद रखते हैं, जितनी पानी की है उतनी सॉल्ट की, या फिर जिस तरह अपना माहौल है उसके हिसाब से अपनी वो कंडीशन रखते हैं, बराबर ही दोनों चीजें रखते हैं। सो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बोनी फिश की। अब बोनी फिश जो है, ये जो फिश है ये क्या है, इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी इसके अंदर लो सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट की तादाद कम होती है, ठीक है। बोनी फिश का जो अंदर का एनवायरमेंट है उसके अंदर लो सॉल्ट है यानी हाइपोटोनिक कंडीशन है, और इसके माहौल में हाइपरटोनिक यानी ये मैरीन एनिमल है, तो बाहर कौन सी कंडीशन है, सॉल्ट ज्यादा पाया जा रहा है। सो स्टूडेंट, हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, बोनी फिश में सॉल्ट कम पाया जाता है, एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड्स टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डेसिलेशन। अब ये क्या करें, एक्टिवली गेट सी वाटर, ये क्या करती है, अपनी एनर्जी देके क्या करती है, पानी लेती है। अब स्टूडेंट्स, ये जो बोनी फिश होती है ये पानी पीती भी है, खारा पानी पीती है, और खारा पानी जब पीती है तो क्या होता है कि इसके अंदर पानी मूव करता है, और उसके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्ट को स्टोर कर लेते हैं। और वाटर इसी तरह ये क्या होता है कि वाटर जो होता है
अब बल्कि इसके अंदर सॉल्ट की तादाद कम थी, अब सॉल्ट जो था वो इसने क्या किया, अपने अंदर सॉल्ट जमा कर लिया, बाहर से सॉल्ट पानी लिया, इसने पानी पिया और पानी से क्या करती है कि अपने अंदर सॉल्ट, जो सॉल्ट ग्लैंड्स है उनके अंदर रख लेती है। और अगर सॉल्ट की तादाद ज्यादा हो जाए, जब उसके पास हद से ज्यादा सॉल्ट आ जाए तो क्या करती है, तो इंक्रीज द सॉल्ट एंड डेसिलेशन, डेसलिनेशन, डेसिलिनेशन का प्रोसेस बेसिकली स्टूडेंट्स वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो सॉल्ट होता है उसको निकाला जाता है। सो स्टूडेंट, इधर डेसलिनेशन से मुराद ये है कि जो बोनी फिश है वो अपने अंदर, जब उसके अंदर अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाए तो वो उसको अपने अंदर से निकाल भी देती है, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अब स्टूडेंट्स, बाहर जो पानी है उसमें सॉल्ट की तादाद ज्यादा है, वो इसके अंदर आ रही है, इस ऑर्गेनिज्म यानी बोनी फिश के अंदर आ रही है। जब वो पानी बोनी फिश के अंदर आ रहा है तो बोनी फिश जो है वो सॉल्ट को स्टोर भी कर रही है, लेकिन जो सॉल्ट ज्यादा, अब जाहिर बात है कि पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट है तो इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा भी हो जाता है, तो ये सॉल्ट जो है किस तरह उसको निकालती है, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी सॉल्ट की तादाद को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, उस पानी के अंदर निकाल देती है और कंसंट्रेटेड यूरिन निकालती है, यानी उस यूरिन के अंदर जो सॉल्ट की तादाद होती है वो ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादा पाई जाने की वजह से जो उसका सॉल्ट का जो मेंटेनेंस है वो इस तरह ही अपने अंदर का सॉल्ट का मेंटेनेंस रखती है, यानी बराबरी करती है। सो स्टूडेंट, इसके बाद कार्टिलेजिनियस फिश है। ये वो फिश है जो क्या करती है, जो अपने अंदर क्या करती है, हाई सॉल्ट, यानी अपने अंदर सॉल्ट की तादाद ज्यादा रखती है। अब ये अपने सॉल्ट की तादाद किस तरह ज्यादा रखती है स्टूडेंट्स, ये बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड, इनके अंदर ये अपने अंदर यूरिया को स्टोर करती हैं। वो जो यूरिया होता है, अब वो यूरिया एक किस्म का सॉल्यूट है। अब वो यूरिया क्या होता है कि वो यूरिया की तादाद जब ज्यादा बढ़ती है सॉल्वेंट के अंदर यानी पानी के अंदर, जब अंदर का जो कंडीशन होता है, जब यूरिया की तादाद सॉल्यूट की तादाद ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि ये वाला जो कंडीशन इसकी हो जाती है वो हाइपरटोनिक हो जाती है, यानी इसके अंदर हाई सॉल्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये बाहर से सॉल्ट पानी ये नहीं पीती, कार्टिलेजिनियस फिश बाहर वाला पानी नहीं पीती, ये अपने अंदर यूरिया की फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो अंदर की कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक हो जाती है, यानी अंदर का माहौल में ज्यादा सॉल्ट की तादाद हो जाती है या सॉल्यूट की तादाद हो जाती है, जिससे वो माहौल का आमना सामना कर पाती है। अब स्टूडेंट, एक सवाल आता है कि ये यूरिया, ऐसा आपके हो सकता है क्वेश्चन में जिस बच्चे ने स्टडी किया हो उसके सवाल हो कि सर ये यूरिया जो होता है ये तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये अपने अंदर रखेगी तो इसको नुकसान नहीं पहुंचता। स्टूडेंट्स, जो यूरिया होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, मैं मानता हूं, लेकिन इनके अंदर एक और भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। उसके जरिए ये जो यूरिया होता है इसकी टॉक्सिसिटी, यानी जो इसका जहरीलापन है या इसके जो इसके ऊपर टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, उसको क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है। ये वाला जो कंपाउंड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कंपाउंड है ये उस यूरिया को न्यूट्रल कर देता है, जिससे वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। और ज्यादा तादाद यूरिया की जब अंदर होती है तो उससे क्या होता है कि वाटर का बैलेंस रहता है, यानी अंदर भी सोल्यूट की तादाद ज्यादा होती है, बाहर भी सोल्यूट की तादाद ज्यादा होती है, तो वाटर बाहर ही रहता है, यानी ज्यादा मूव नहीं करता अंदर और मेंटेन रखती है। इस तरह ये कार्टिलेजिनियस फिश अपने अंदर। अब सवाल आता है कि ये यूरिया अपने अंदर स्टोर किस तरह करती है। ये कुछ ऐसे ग़िज़ा खाती है या ऐसी चीजें खाती है जिससे क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, यानी जिनसे नाइट्रोजन मिलता है और ये यूरिया की फॉर्मेशन होती है। यूरिया जो है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन ये किस तरह लेती है, मीट के जरिए, यानी ये गोश्त खाती है जिसके जरिए इसके अंदर का जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और कार्टिलेजिनियस फिश की एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल में हमारे पास शार्क भी कार्टिलेजिनियस फिश की एग्जांपल है। सो स्टूडेंट, अब ऑस्मो कंफॉर्मर्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर और अपने बाहर का माहौल क्या करते हैं, बराबर रखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी इनके अंदर भी सोल्यूट की तादाद बाहर यानी बराबर सोल्यूट की तादाद होती है, जितना सॉल्वेंट है उतनी ही, जितना वाटर है उतनी ही सॉल्ट की तादाद होगी। दिस एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर, यानी ये कह रहे हैं कि जिस तरह यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने माहौल के साथ रह लेता है, उसी तरह जो ये है, जो ये वाले ऑर्गेनिज्म है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, यानी इनको जरूरत नहीं पड़ती एडजस्ट करने की, इनका वैसे ही मेंटेन रहता है अंदर का कंडीशन और बाहर की कंडीशन, ये इस तरह अपनी अंदर मेंटेन रखते हैं, यानी इनके अंदर जो सॉल्ट की तादाद होती है वो बराबर पाई जाती है जिस तरह बाहर की सॉल्ट की तादाद है। तो जो वाटर है वो मूव नहीं करता, वाटर अपनी जगह पे रहता है, इस तरह इनका जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन रहती है।
सो स्टूडेंट, अब हमने पहले ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ी कि एक्वाटिक एनिमल्स यानी उनमें भी हमने पहले फ्रेश वाटर के, फिर जो मैरीन वाटर के एनिमल्स थे उनका स्टडी किया। अब हम ये स्टडी करेंगे कि जो जमीन पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरह अपना ऑस्मोरेगुलेशन यानी वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन आर हार्श फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये कह रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है ये जो है ये नुकसानदेह है ऑर्गेनिज्म के साथ। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हीट होता है, यानी जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट उस ऑर्गेनिज्म पर पड़ रही होती है, जिससे क्या हो रहा होता है, जिससे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो वाटर होता है वो लॉस हो रहा होता है, यानी वाटर मूव कर रहा होता है, वाटर की उसके अंदर कमी हो रही होती है, पानी की कमी हो रही होती है। और ये जो पानी की कमी है इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन पानी की उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कमी हो रही है। और किस वजह से हो रही है? क्योंकि माहौल में सनलाइट, सूरज की रोशनी है जो उस ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, यानी डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि उसका जो वाटर है वो मूव कर रहा है या लॉस हो रहा है, कम पानी उसके अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जिससे क्या होता है, जिससे ये एक उसके लिए बड़ी वजह है या प्रॉब्लम है, एक बड़ा मसला है जिसको उसने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, ओनली आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कैन सर्वाइव इन दिस हैबिटेट बिकॉज। स्टूडेंट्स, ये कुछ ग्रुप है, हम जब भी स्टडी करते हैं, जब टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है, आपने स्टडी किया होगा, उसमें ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिज्म की। जो ऑर्गेनिज्म एक जैसी खासियत रखते हैं उनको एक एक हर ग्रुप में रखा जाता है। अब ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा देता हूं। अभी फिलहाल आप ये समझें कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सरवाइव करते हैं अपने इस माहौल में। कैसे सरवाइव करते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और थिक स्किन पाई जाती है, यानी मोटी स्किन पाई जाती है, या फिर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कछुआ होता है, कछुए के ऊपर जो इतनी मोटी सी टोकरी नुमा शक्ल होती है, अब वो क्या है, वो उसका एक्सोस्केलेटन है, यानी बाहर की तरफ भी उसका एक ढांचा मौजूद है जो उसको बचा रहा है। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन पाई जाती है जो कि वाटर के लॉस को बचाती है। अब वाटर का अगर लॉस हो जाए धूप की वजह से तो क्या होगा कि उसके ऑर्गेनिज्म को पानी की कमी हो जाएगी। तो किस तरह वो अपने ऑर्गेनिज्म अपने अंदर को बचाता है, अपने अंदर लॉस ऑफ वाटर को बचाता है, अपने उसके ऊपर क्या एक्सोस्केलेटन पाया जाता है या थिक स्किन पाई जाती है, जिससे जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। यानी जैसे और जो इंसान होते हैं उनके अंदर पसीना आता है, ये एक एवापोरेशन का प्रोसेस है, यानी वेपर बन के पानी निकल रहा होता है, तो ये मोटी स्किन की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। दे कंजर्व वाटर इन रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। स्टूडेंट्स, किडनीज आप जानते हैं गुर्दे, ये गुर्दों का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, यानी ब्लड को फिल्टर करना और उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उनको निकालना बॉडी से। सो स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं कि जब वो किडनीज जो उनके अंदर होती हैं वो क्या करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देती है, ताकि क्या हो सके कि पानी यानी पानी को दोबारा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ताकि पानी कम से कम यूरिन के साथ निकले और क्या हो सके, पानी को बचाया जा सके। सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट कैटाबॉलिज्म। अब ये कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास फैट मौजूद होता है, जैसे कि कैमल और कैंगरू होता है। कैमल के आपने ऊपर देखा होगा कि उसकी जो एक पीछे से लोक सी बनी होती है, ऊपर की तरफ जो निकली होती है, उसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स उसने फैट स्टोर किया होता है। वो फैट जो होता है वो टूटता रहता है और उसको क्या करता रहता है, उसको वाटर प्रोवाइड करता रहता है। और ये किसके जरिए फैट की कैटाबॉलिज्म होती है, यानी फैट किसके जरिए टूटता है, तो ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनील प्रेजेंट होता है जिसका नाम परऑक्सीजोम है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि फैट की कैटाबॉलिज्म कराते हैं, फैट को तोड़वाते हैं और वाटर को वहां से रिलीज करवाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि एक तो ये इस तरह यानी इनके ऊपर मोटी स्किन या फिर एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है जिससे ये लॉस ऑफ वाटर पानी को बचा रहे हैं, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, पानी को दोबारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तीसरा क्या कर रहे हैं कि फैट की कैटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, उससे भी लॉस ऑफ वाटर को बचा रहे हैं, और चौथा ये डायरेक्टली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी बाहर से कंटिन्यूसली मुसलसल पानी पी रहे होते हैं और ऐसी चीजों का, ऐसे फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके अंदर लिक्विड की तादाद ज्यादा हो। अब स्टूडेंट्स, मोलस्कस, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड्स, मैमल्स, बर्ड्स ये क्या चीजें हैं ये स्टडी कर लेते हैं।
मोलस्कस आर इनवर्टिब्रेट्स। जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि वो जो हमने अभी एम्फीबियंस पढ़े थे, एम्फीबियंस में वर्टिब्रेट्स थे यानी उनकी रीढ़ की हड्डी थी। मोलस्कस जो है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है यानी इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। विद सॉफ्ट बॉडीज एंड सम टाइम अ शेल, यानी कह रहे हैं कि उनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट बॉडी होती है। इनवर्टिब्रेट होते हैं यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और सॉफ्ट बॉडी होती है, और सम टाइम जो है इनके ऊपर एक शेल पाया जाता है। यानी एक आप देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि जैसे सिप्पी होती है इस तरह एक मोटा सा थोड़ा सा इनके ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है। सच एज स्नेल, स्नेल को अगर आपने देखा हो तो उसके नीचे की जो बॉडी होती है वो बहुत नरम होती है और उसके ऊपर एक इसी तरह शेल पाया जाता है। ऑक्टोपस की बात की जाए तो ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, नरम होती है। ये इनवर्टिब्रेट है यानी इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और सॉफ्ट बॉडी है यानी इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। एंड क्लैम्स, अब ये क्लैम से मुराद क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्लैम से मुराद जो है ये सिप्पी है। जो सिप्पी होती है वो भी क्या है, मोलस्कस है यानी उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जो उसके अंदर कीड़ा मौजूद होता है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और वो सॉफ्ट बॉडी है और उसके ऊपर क्या पाया जाता है, शेल पाया जाता है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स जो है ये वर्टिब्रेट है यानी इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। मोलस्कस के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रेप्टाइल्स के पास रीढ़ की हड्डी होती है। दैट आर कोल्ड ब्लडेड, जिस तरह एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड थे यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते थे, इस तरह रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। बाहर के हिसाब से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यानी जिस तरह बाहर का होता है उस तरह ही अपने अंदर को भी रख लेते हैं। एंड हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स, अब जो इनकी बॉडीज होती है उसके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। अब आपने मछली कभी देखी हो तो मछली के ऊपर जब कोई मछेरा जब उसको साफ करता है तो वो उसके ऊपर एक ब्रश मारता है, और जब ब्रश मारता है तो एक जैसे पतली पतली जो लेयर्स होती है वो उसके ऊपर से उतर रही होती है कांटे नुमा, वो क्या चीज होती है बेसिकली स्टूडेंट, उसको स्केल कहा जाता है। अब स्नेक्स, लेजर्ड्स और टर्टल्स ये चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जिनके ऊपर स्केल या फिर एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। रेप्टाइल्स वो है जो वर्टिब्रेट है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं या फिर कभी कभार क्या पाया जाता है, कोई मोटा कोई एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल में स्नेक, लेजर्ड्स और टर्टल है। जबकि मोलस्कस जो है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है, और उनका हमने क्या स्टडी किया, उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और ऊपर शेल पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स की बात की जाए तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। विद जॉइंटेड लिम्स, यानी इनकी जो टांगे या हाथ होती हैं वो होती हैं जो ये मोड़ भी सकते हैं और जिनके जरिए मूव भी कर सकते हैं, और इनके पास एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है यानी बाहर एक पूरा सख्त किस्म का एक स्केलेटन पाया जाता है, ढांचा पाया जाता है। एग्जाम्पल में क्रैब्स, ग्रास होपर और स्पाइडर आ जाते हैं। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स जो है वर्टिब्रेट है यानी इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ये वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर पाते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पर वगैरह पाए जाते हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, बल्कि फेदर्स पाए जाते हैं यानी पर वगैरह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोज, ईगल्स और पैरट, मिसाल के तौर पर कौवा दिया हुआ है कि और उकाब दिया हुआ है और साथ साथ तोता दिया हुआ है। ये जो बर्ड्स की एग्जांपल है ये वर्टिब्रेट्स है, वार्म ब्लडेड है यानी ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर पाते हैं और इनके ऊपर पर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट इसके बाद मैमल्स है। मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ये भी अपना टेम्परेचर खुद तब्दील यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर या तो बाल पाए जाते हैं विद फर और हेयर सच एज कैमल, ह्यूमन एंड लायंस, यानी इनके ऊपर बाल पाए जाते हैं, कह सकते हैं बाल वगैरह पाए जाते हैं। ये जो मैमल्स होते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी होती है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कैमल, ह्यूमन और लायन है। वर्टिब्रेट कौन कौन से हैं, मैमल वर्टिब्रेट है, बर्ड्स वर्टिब्रेट है और रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट है, और आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस और जो एम्फीबियन है ये तीनों चीजें क्या है, इनवर्टिब्रेट है यानी इनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। सो स्टूडेंट्स अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो मजीद टॉपिक्स हैं, मजीद जो प्रोसेस हैं, जैसे एक्सक्रीशन हो गया या फिर हमारे पास थर्मो रेगुलेशन हो गया, वो एनिमल्स में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।